हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम दोबारा से हमारा चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। सो ये वीडियो बेसिकली इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। सो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो हमेशा की तरह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हमें मेनली हमारे टॉपिक नंबर 5 से स्टार्ट करना है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज म्यूचुअल परसेप्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम एक बार अपने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा एक कॉन्टिन्यूशन बना रहे। सो इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर के पार्ट सेकेंड में हमने मेनली नॉर्थ अमेरिका का ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था, जो कि इस चैप्टर का मेनली सेकेंड टॉपिक है। सो इस टॉपिक के हमने सब टॉपिक्स को भी कंप्लीट किया था, 2 सब टॉपिक हमने कंप्लीट किया था एंड आज जो हम लोग म्यूचुअल परसेप्शन वाला टॉपिक है वो मेनली हमारा इस टॉपिक का थर्ड सब टॉपिक है। सो उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हमने नॉर्थ अमेरिका के जियोग्राफिकल लोकेशन को देखा था विद द हेल्प ऑफ मैप, बहुत ही डिटेल वे में मैंने आपको ये समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमने द नेटिव पीपल के बारे में समझा था, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव पीपल रहते थे, जो मूल निवासी रहा करते थे, उनके बारे में यहाँ पे देखा था। हमने देखा कि नेटिव्स लोग कैसे एशिया कॉन्टिनेंट से अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहुंचे थ्रू द बेरिंग स्ट्रीट। फिर हमने नेटिव्स पीपल के कुछ फीचर्स के बारे में जाना, वो लोग कैसे अपना जो जीवन है उसको चलाते थे नॉर्थ अमेरिका में। हमने नेटिव पीपल के बहुत सारे क्वालिटीज़ के बारे में भी जाना, वो लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने ये देखा कि नेटिव्स लोगों का यूरोपियंस के साथ कैसा इनकाउंटर होता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनका यूरोपियंस के साथ कैसा सामना होता है। सो उसमें हमने देखा था कि जो यूरोपियंस थे, मेनली जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट में पहुँचते हैं। सो वहाँ पहुँचने के बाद नॉर्थ अमेरिका के लोगों का, वहाँ के मूल निवासियों का और यूरोपियंस का कैसे सामना होता है, क्या कुछ वो लोग बातचीत करते हैं, वो सब भी हमने देखा था। और फिर हमने देखा था कि कैसे धीरे धीरे यूरोपियंस एंड नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगते हैं। सो ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है, इवन अगर आप लोगों ने पार्ट 1 भी नहीं देखा है, देन प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल परसेप्शन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं। सो अभी तक हमने मेनली 2 लोगों के बारे में पढ़ा, एक यूरोपियंस एंड दूसरे कौन थे, नेटिव अमेरिकन्स, जो नॉर्थ अमेरिका में जो मूल निवासी रहते थे उनके बारे में जाना। सो इस टॉपिक में मेनली हम लोग ये देखने वाले हैं कि उन दोनों का एक दूसरे को देखकर क्या उनकी अनुभूति हुई, वो लोग एक दूसरे के बारे में क्या समझते थे, उन लोगों का आपसी संबंध क्या था। मतलब कि हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक हमने छोड़ा था कि वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगते हैं, उसी टॉपिक को अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि यूरोपियंस कैसे धीरे धीरे अब नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव्स लोग थे उनको उन्हीं के प्लेस से डिस्प्लेस कर देते हैं। सो फाइनली इस टॉपिक में हम हमारा ये जो चैप्टर है उसका मेन थीम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम ही है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, यानी कि जो इंडिजिनियस पीपल है, जो मूल निवासी है, उनको उन्हीं के स्थान से कैसे यूरोपियंस रिमूव कर देते हैं। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही इसको समझाया था कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग यही देखने वाले हैं कि यूरोपियंस कैसे नेटिव लोगों को उन्हीं के स्थान से, उन्हीं के प्लेस से रिमूव कर देते हैं। सो इस टॉपिक में मेनली हम लोग वो जो मेन थीम है हमारे इस चैप्टर का वो पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि यूरोपियंस कैसे नेटिव लोगों को उन्हीं के स्थान से, उन्हीं के प्लेस से डिस्प्लेस कर देते हैं। साथ ही इस टॉपिक में हम लोग ये भी देखेंगे कि नेटिव्स का क्या ओपिनियन था यूरोपियंस को लेकर, उन लोगों का क्या नज़रिया था, वो लोग किस नज़रिए से यूरोपियंस को देखते थे, एंड यूरोपियंस का कैसा नज़रिया था, यूरोपियंस किस नज़रिए से नेटिव्स लोगों को देखते थे। सो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। सो 18th सेंचुरी में जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे, यानी कि यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में रहने वाले जो यूरोपियंस थे, उन्होंने बेसिकली सिविलाइज्ड को डिफाइन किया। सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य की परिभाषा दी उन्होंने। सिविलाइज्ड पीपल किन लोगों को कहा जाता है। सो यूरोपियंस ने, वेस्टर्न यूरोपियंस ने सिविलाइज्ड पीपल की डेफिनेशन दी, उनकी परिभाषा दी। सो जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे उन्होंने बेसिकली सिविलाइज्ड पीपल को लिटरेसी, रिलीजन और अर्बनिज्म के टर्म में डिफाइन किया, यानी कि उनके अकॉर्डिंग सिविलाइज्ड पीपल, सभ्य लोग वे लोग होते हैं जो कि लिटरेट हो, जिनको पढ़ना लिखना आता हो, जो कि शिक्षित हो,
साथ ही उनका जो रिलीजन हो वो ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी कि उनका जो धर्म हो वो संगठित हो, और अर्बनिज्म यानी कि शहरीकरण, वो लोग ऐसी जगह में रहते हो जो कि एक सिटी लाइफ का कैरेक्टर शो करे। सो यूरोपियंस के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न यूरोपियंस के अकॉर्डिंग, वे लोग जो इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं वही लोग सिविलाइज्ड पीपल कहलाते हैं, वही लोग सभ्य लोग कहलाते हैं। सो ये सारे जो टर्म्स है ये बेसिकली यूरोपियंस फॉलो करते हैं, इसीलिए यूरोपियंस अपने आप को सिविलाइज्ड मानते हैं, अपने आप को सिविलाइज्ड पीपल कहते हैं, सभ्य लोग कहते हैं। एंड उनके अकॉर्डिंग जो नेटिव्स है अमेरिका के, यानी कि अमेरिका में रहने वाले जो मूल निवासी थे, वो लोग अनसिविलाइज्ड थे, वो लोग असभ्य थे। सो आप इस लाइन से जरूर समझ गए होंगे, प्रीवियस लाइन से, कि जो यूरोपियंस थे वो नेटिव लोगों को असभ्य, अनसिविलाइज्ड क्यों कहते थे? क्योंकि जो नेटिव्स लोग थे वो ना तो लिटरेट थे, उनको पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था, वो लोग शिक्षित नहीं थे, ना तो उनका रिलीजन ऑर्गेनाइज था, इवन वो लोग खुद एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहते थे, संगठित वे में नहीं रहते थे। एंड अर्बनिज्म से तो वो लोग बहुत दूर थे, उनको तो शहरीकरण का मतलब भी नहीं पता होगा। सो ये सब जो टर्म है इसको फॉलो नहीं करते थे नेटिव्स लोग, इसीलिए यूरोपियंस ने नेटिव्स लोगों को अनसिविलाइज्ड कहा है, असभ्य कहा है। फिर हमें एक फ्रेंच फिलोसोफर के बारे में बता रखा है जिनका नाम है जीन जैक्वस रूसो। सो ये तो बहुत ही फेमस फिलोसोफर है, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। सो इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि ये जो नेटिव लोग हैं, सच पीपल से यहाँ पे मतलब है जो नेटिव लोग हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी है, हमें तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें तो उनको एडमायर करना चाहिए। क्यों एडमायर करना चाहिए? क्योंकि ये लोग सो कॉल्ड सिविलाइजेशन के करप्शन से बहुत ज़्यादा दूर है, वो लोग अनटच्ड है। सो रूसो के अकॉर्डिंग हमें ऐसे लोगों की, यानी कि नेटिव्स जो अमेरिकन है, जो अमेरिका में रहने वाले मूल निवासी है, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उनकी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, संस्कृति जो कि यूरोप में डेवलप हुआ था, एक ऐसा ह्यूमन सोसाइटी जिसका खुद का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, खुद का एक कल्चर है, जो यूरोप में डेवलप हुआ था। सो ऐसे सिविलाइजेशन से वो बहुत दूर है, क्योंकि यूरोप में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था वो अब करप्टेड हो चुका है, यानी कि भ्रष्टाचार से भर चुका है। यूरोप के जो लोग थे वो डिसऑनेस्ट थे, झूठ बोलते थे, साथ ही उनका जो बिहेवियर था वो भी बहुत ही इलीगल बिहेवियर था। सो इसीलिए रूसो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो नेटिव अमेरिकन है ये ऐसे करप्शन से, सिविलाइजेशन का जो भ्रष्टाचार है इससे बहुत ज़्यादा दूर है, अनटच्ड यानी कि इनसे बहुत ज़्यादा दूर है, और हमें ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों को अनसिविलाइज्ड नहीं बोलना चाहिए। साथ ही नेटिव लोगों के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टर्म यूज किया जाता था, नोबल सैवेज। नोबल सैवेज का मतलब होता है जंगली मनुष्य या फिर असभ्य मनुष्य। सो जो यूरोपियंस थे वो नेटिव लोगों के लिए कुछ ऐसे ही टर्म यूज करते थे, नोबल सैवेज जैसे। उनके अकॉर्डिंग नेटिव अमेरिकन जंगली है, जंगलों के बीच में रहते हैं, जंगली जानवरों के साथ रहते हैं, इसीलिए वो लोग भी जंगली मनुष्य है एंड बहुत ज़्यादा असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है। फिर हमें एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट के बारे में बता रखा है जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। सो विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम के कुछ लाइंस में हमें एक दूसरा ही पर्सपेक्टिव, एक दूसरा ही दृष्टिकोण की तरफ इंडिकेट करता है, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पोएम है, जो उन्होंने नेटिव्स लोगों के लिए लिखे होंगे, उन पोएम्स के लाइंस को देख के हमें एक दूसरा ही व्यू मिलता है, एक दूसरा ही दृष्टिकोण प्रकट करता है। नाइदर ही नॉर रूसो, यानी कि ना ही विलियम वर्ड्सवर्थ और ना ही जीन जैक्वस रूसो जो थे, उन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ कभी भी मिला था, यानी कि दोनों में से किसी भी व्यक्तियों ने नेटिव्स अमेरिकन को देखा तक नहीं था, उनसे मिले नहीं थे, बट फिर भी दोनों का अलग अलग नजरिया था, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव था। सो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब देम एज लिविंग एमिट वाइल्ड्स, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम्स में नेटिव अमेरिकन को लिविंग वाइल्ड एमिट्स के रूप में डिफाइन किया है, यानी कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो नेटिव लोग हैं ये लोग जंगली के बीच रहने वाले हैं, जंगलों के बीच रहने वाले लोग हैं, ये लोग जंगली मनुष्य है, असभ्य मनुष्य है। Where fancy hast small liberty to grace, the affection to exhort them or refine. So इसका मीनिंग वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ये है कि वे लोग जो कि नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, जो कि प्रकृति के बहुत ज़्यादा सामने रहते हैं, उन लोगों का जो इमेजिनेशन का, यानी कि जो विचार करने का, कल्पना करने का, और इमोशन का, यानी कि फीलिंग, भावना का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, वो बहुत ज़्यादा सीमित होता है। सो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ये जो नेटिव लोग हैं इनके पास इमेजिनेशन का, इमोशन का ज़्यादा पावर नहीं है, बहुत ही लिमिटेड पावर है, सीमित पावर है इमेजिनेशन करने का
एंड इसीलिए ये लोग असभ्य है। सो यहाँ पे हमने दो पर्सपेक्टिव देखने को मिला, दो दृष्टिकोण देखने को मिला बाय द टू फेमस इंडिविजुअल। पहले थे फ्रांस के फिलोसोफर जीन जैक्वेस रूसो एंड दूसरे थे एक बहुत ही फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। सो दोनों ने ही अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया है, अपना अपना नज़रिया, अपना अपना व्यू दिया है कि वो नेटिव अमेरिकन को किस तरह से देखते थे। रूसो के अकॉर्डिंग हमें ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए जो कि सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा दूर है, बट वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ये जो लोग हैं ये लोग अनसिविलाइज्ड है, ये लोग जंगली मनुष्य कहलाने के लायक है। बट दोनों में से किसी भी इंसान ने, किसी भी लोगों ने कभी भी नेटिव अमेरिकन के साथ मिला नहीं था, बट फिर भी दोनों ने अपना अपना नज़रिया जो है वो पेश कर दिया। सो विद दिस हमने ये जो पैरा है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा की तरफ। सो आई होप कि आपको ये पैरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा। सो नेटिव्स के अकॉर्डिंग जो गुड्स वो लोग एक्सचेंज करते थे यूरोपियंस के साथ, वो गिफ्ट्स होते थे जो कि फ्रेंडशिप में दिए जाते हैं। सो इस पैरा को पढ़ के आप लोग खुद ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको खुद ही ये मालूम पड़ जाएगा कि जो लोग अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, जो लोग अपने आप को सभ्य बताते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ यूरोपियंस की। सो यूरोपियंस अपने आप को सिविलाइज्ड बताते हैं। सो ये पैरा पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा क्या वो लोग सच में सिविलाइज्ड थे, या फिर सिविलाइज्ड पीपल का जो डेफिनेशन दिया था उन्होंने, क्या वो सच में राइट है। एंड इस पैरा में आपको ये भी पता चलेगा कि नेटिव्स का क्या ओपिनियन था, नेटिव्स का क्या नज़रिया था यूरोपियंस के प्रति। सो जो नेटिव्स थे उनके अकॉर्डिंग जो गुड्स वो लोग एक्सचेंज करते थे यूरोपियंस के साथ। सो हमने प्रीवियस टॉपिक में ही देखा था कि जब यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका पहुंचते हैं उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग का जो सिस्टम था वो लोग नॉर्थ अमेरिका में डेवलप करते हैं। सो नेटिव्स के अकॉर्डिंग जो गुड्स, जो सामान वो लोग देते थे यूरोपियंस को, एंड जो सामान वो यूरोपियंस से लेते थे वो सब गिफ्ट्स है, वो सब उपहार है जो कि फ्रेंडशिप में, मित्रता में, दोस्ती में दिया जाता है। बट यूरोपियंस के लिए जो कि सपना देख रहे थे रिच बनने का, अमीर बनने का, उनके लिए फिश एंड फर ये सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं है जिसको बेच के वो लोग पैसा कमा सकते हैं, विच दे वुड सेल फॉर अ प्रॉफिट इन यूरोप। इन कमोडिटीज़ को बेच के वो लोग यूरोप में प्रॉफिट कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दो व्यू देखने को मिला होगा, नेटिव्स का कैसा नज़रिया था एंड यूरोपियंस का कैसा नज़रिया था। सो नेटिव्स के अकॉर्डिंग, नेटिव्स के व्यू के अकॉर्डिंग जो गुड्स वो लोग एक्सचेंज करते थे यूरोपियंस के साथ, जो गुड्स वो लोग देते थे यूरोपियंस को, एंड यूरोपियंस उन गुड्स के बदले में जो कुछ भी नेटिव्स को दिया करते थे, ये सब गिफ्ट्स है, ये सब उपहार है। क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में ये भी देखा था कि यूरोपियंस के आने से पहले नेटिव्स अगर उन लोगों को कुछ चाहिए होता था, देन मनी का सिस्टम तो था नहीं, प्रॉफिट लॉस इन सब के बारे में तो उनको नॉलेज भी नहीं था। सो जो नेटिव्स अमेरिकन थे वो लोग बेसिकली एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम मैंने आपको समझाया था कि मेनली वो लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे, एंड गुड्स को वो लोग किसी सामान की तरह नहीं तोलते थे, बल्कि एक गिफ्ट मानते थे, एक उपहार मानते थे जो कि फ्रेंडशिप में लिया दिया जाता है। बट यूरोपियंस के अकॉर्डिंग ये जो गुड्स है, जो नेटिव्स के लिए गिफ्ट्स हुआ करते होंगे, बट हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज़ है। यूरोपियंस के अकॉर्डिंग नेटिव से वो कुछ सामान ले रहे हैं एंड उसके बदले में वो नेटिव्स को कुछ सामान दे रहे हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कहलाता है, कोई फ्रेंडशिप नहीं। सो यहाँ पे आपको नेटिव्स के और यूरोपियंस के जो ओपिनियन है उसके बारे में आपको पता लग गया होगा। The price of the goods they sold varied from year to year depending on the supply। यानी कि यूरोपियंस जो सामान नॉर्थ अमेरिका से लेके जाते थे, उन सामान को जब यूरोप में सेल करते थे, सो उन सामानों का जो प्राइस होता था, जो दाम होता था, वो ईयर टू ईयर हर साल चेंज होते रहता था, वो वेरी करता था डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई। सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता था, यानी कि जितना यूरोप में डिमांड होता था इन सारी कमोडिटीज़ का, उतना ही ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उतना ही सप्लाई करते थे, एंड फिर सप्लाई एंड डिमांड को देख के प्राइस फिक्स किया जाता था। बट नेटिव्स ये सब कुछ नहीं समझ पाते थे, उनको कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी सेंस नहीं था कि मार्केट क्या होता है जो कि फार वे यूरोप में डेवलप्ड हो रखा है। सो उनको ये सब समझ में नहीं आता था कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, क्या डिमांड, क्या सप्लाई, इन सब के बारे में उनको नहीं पता था। उन्हें तो सिर्फ पता था कि हम कुछ सामान दे रहे हैं यूरोपियंस को, एंड यूरोपियंस उनके बदले में गिफ्ट के तौर पर हमें कुछ सामान वापस लौटा रहे हैं। सो यही सब बस उनको पता था, एंड इन सब के बारे में मार्केट क्या होता है,
डिमांड सप्लाई इन सब के बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं था। सो इसीलिए जो नेटिव अमेरिकन है कभी कभार वो लोग बहुत ज़्यादा पजल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे इस बात को लेकर दैट द यूरोपियन ट्रेडर्स समटाइम्स गिव देम अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर गुड्स एंड समटाइम्स वेरी लिटिल, यानी कि कभी कभार ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स है, ये जो व्यापारी है, जो गुड्स वो लोग यूरोपियंस को देते थे उसके बदले में उन्हें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, बट कभी कभार बहुत ज़्यादा कम देते हैं। सो उनको ये समझ में नहीं आता था कि यूरोपियंस कभी हमें बहुत ज़्यादा सामान दे देते हैं तो कभी बहुत ही कम देते थे। सो इनको आइडिया नहीं था कि अच्छा उन लोगों का प्रॉफिट नहीं हुआ है इसीलिए हमें कम सामान दे रहे हैं, या फिर उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इसीलिए हमें ज़्यादा सामान दे रहे हैं। सो इन सब के बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था, बट वो लोग जैसे कि मैंने आपको बताया वो लोग कमोडिटीज़ नहीं बल्कि सामानों को गिफ्ट समझते थे, इसीलिए गिफ्ट ज़्यादा दिया जाए या कम दिया जाए वो लोग कुछ भी इसको माइंड नहीं करते थे। बट वो लोग कभी कभार बहुत ज़्यादा उदास रहते थे, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे इस बात को लेकर कि यूरोपियंस के मन में कितना ज़्यादा ग्रीड है, यूरोपियंस कितने ज़्यादा लालची है, उनके मन में कितना ज़्यादा लालच, कितना ज़्यादा लोभ है। एंड यूरोपियंस इतने ज़्यादा इम्पेशेंट थे फर पाने के लिए, यानी कि वो लोग इतने ज़्यादा उत्सुक थे फर पाने के लिए कि वे लोग कभी कभार हंड्रेड्स ऑफ वीवर्स की हत्या कर देते थे। सो वीवर्स बेसिकली उद्बिल्लाव को कहा जाता है। सो जो यूरोपियंस थे फर पाने की तलाश में इतनी ज़्यादा इम्पेशेंट रहते थे कि करीब हंड्रेड्स ऑफ वीवर्स की हत्या कर देते थे, हंड्रेड्स ऑफ वीवर्स को मार डालते थे। सो वीवर्स का जो फर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड बहुत ही फरी एनिमल रहता है, इसीलिए फर पाने की तलाश में वो लोग बहुत सारे जानवरों की हत्या कर देते थे। सो नेटिव्स इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते थे, अनकंफर्ट फील करते थे, उन लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, फियरिंग दैट द एनिमल्स वुड टेक रिवेंज ऑन देम फॉर दिस डिस्ट्रक्शन, यानी कि उनको डर था कि ये जो एनिमल्स है जिनकी हत्या कर रहे हैं, इतना क्रूरता से यूरोपियंस इनकी हत्या कर रहे हैं, ये एनिमल्स कभी ना कभी रिवेंज लेगा, कभी ना कभी बदला लेगा हमारे साथ उनके डिस्ट्रक्शन के लिए। Following the first Europeans who were traders with those who came to settle in America, यानी कि सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में कौन पहुंचते हैं? यूरोपियन ट्रेडर्स। सो यूरोपियन ट्रेडर्स को फॉलो करते हुए और भी बहुत सारे यूरोपियंस अमेरिका पहुंच जाते हैं एंड ये लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं बल्कि ये लोग अमेरिका में सेटल होने के लिए आ जाते हैं। सो 17th सेंचुरी के बाद से यूरोप में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था क्योंकि वो लोग क्रिश्चियनिटी के एक दूसरे सेक्ट से बिलोंग करते थे, डिफरेंट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियनिटी का एक दूसरा सेक्ट, एक दूसरा रिलीजियस ग्रुप हुआ करता था। सो कुछ यूरोपियंस उस ग्रुप से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। सो वो जो डिफरेंट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी है उसको मेनली प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। सो प्रोटेस्टेंट बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो कि क्रिश्चियन चर्च के ब्रांच से बिलोंग करते हैं एंड ये जो क्रिश्चियन चर्च है इसको कैथोलिक चर्च से सेपरेट कर दिया गया था ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। सो इसीलिए 17th सेंचुरी के बाद से जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट से बिलोंग करते थे उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। सो प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली कैथोलिक कंट्रीज में रहा करते थे, मुख्य रूप में कैथोलिक कंट्रीज में रहा करते थे एंड कैथोलिक कंट्रीज में जो ऑफिशियल रिलीजन होता था वो भी प्रोटेस्टेंटिज्म हुआ करता था। Many of them left Europe and went to America to begin a new life, यानी कि बहुत सारे जो लोग थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था यूरोप में, सो बहुत सारे लोग यूरोप को छोड़ देते हैं एंड अमेरिका चले जाते हैं ताकि वो लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सके। As long as there was vacant land, दिस वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, यानी कि जैसे कि अमेरिका में इतने सारे तो लोग नहीं रहते थे पहले, बस कुछ नेटिव्स लोग ही रहते थे एंड जो यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे थे वो लोग भी सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पस से ही पहुंचे थे। सो वो यूरोपियंस तो वहाँ पे सेटल नहीं होते थे, वो लोग बस आते थे अमेरिका में एंड सामान को एक्सचेंज करते थे एंड फिर से वो लोग यूरोप चले जाते थे। बट अब जो यूरोपियंस आ रहे हैं अमेरिका में वो बेसिकली सेटल होने के लिए आ रहे हैं। सो जब तक अमेरिका में वैकेंट लैंड था यानी कि खाली जगह था तब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे बहुत सारे यूरोपियंस अमेरिका पहुंच रहे थे एंड अब वो लोग अमेरिका के इनलैंड यानी कि अब अमेरिका के जो भीतरी हिस्सा है, देश का जो अंदर का हिस्सा है, वहाँ पे अब बसने के लिए जा रहे थे।
नियर नेटिव विलेजेस, यानी कि नेटिव लोगों का जहाँ पे विलेजेस हुआ करता था, जहाँ पे नेटिव्स लोग रहते थे, अब उनके एरिया तक ये यूरोपियंस पहुंच गए थे। यानी कि सबसे पहले तो यूरोपियंस जब अमेरिका पहुंचे थे, सो अमेरिका के कोस्ट जो होता था, जो समुद्र का किनारा एंड जो फ्रंटायर होता था अमेरिका का, जो सीमा होता था, सरहद होता था, वहीं पे वो लोग सबसे पहले सेटल होते थे। बट जब ज़्यादा पॉपुलेशन में यूरोपियंस अमेरिका पहुंच गए थे, सो वो जो फ्रंटायर का एरिया था वो तो अब ख़त्म हो चुका था, इसीलिए अब यूरोपियंस अंदर की तरफ जा रहे थे, देश के अंदर की तरफ बसने के लिए जा रहे थे। सो इसकी वजह से नेटिव लोगों को अब प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि नेटिव लोगों के विलेजेस के आसपास अब यूरोपियंस रह रहे थे। दे यूज देयर आयरन टूल्स टू कट डाउन फॉरेस्ट टू ले आउट फार्म्स, यानी कि जो यूरोपियंस थे वो लोग अपने आयरन टूल्स यानी कि लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करते थे फॉरेस्ट में, जो पेड़ पौधे होते थे उनको कट करने के लिए, एंड उनकी जगह पे वो लोग अपना फार्म को स्टेबलाइज करते थे, अपना खेती करते थे, फॉरेस्ट को काटते थे और अपना जो खेत है वो बना लेते थे। सो यूरोपियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी था, बस यूरोप को छोड़ के अमेरिका जाओ, अमेरिका में जो भी खाली जगह मिले, जो भी फॉरेस्ट का एरिया मिले, उसको पेड़ को कट कर दो और अपना जगह बना लो, अपना घर बना लो, आराम से सेटल हो जाओ। सो यूरोपियंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आसान रहता था कि यूरोप के भीड़ भाड़ से एक उन्हें शांति वाला जगह मिल गया था, इसीलिए बहुत सारे यूरोपियंस अब अमेरिका पहुंच रहे थे। नेटिव एंड यूरोपियंस सॉ डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक्ड एट फॉरेस्ट, यानी कि जो नेटिव्स थे, जो मूल निवासी थे अमेरिका के, एंड जो यूरोपियंस थे, जब वो लोग फॉरेस्ट की तरफ देखते थे, देन दोनों का देखने का जो नज़रिया था वो अलग अलग होता था। दोनों लोगों को अलग अलग चीज़ दिखाई देता था जब भी वो लोग फॉरेस्ट की तरफ देखते थे। सो नेटिव्स का अगर हम व्यू देखें, सो नेटिव्स को ट्रैक्स दिखाई देता था जब भी वो फॉरेस्ट की तरफ देखते थे, जो कि यूरोपियंस के लिए इनविजिबल था। सो नेटिव्स को बेसिकली जंगलों में ट्रैक्स दिखाई देता था। ट्रैक्स का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। सो जब वो जंगलों की तरफ देखते थे, फॉरेस्ट की तरफ देखते थे, देन उन्हें ट्रैक्स, उन्हें मार्ग दिखाई देता था, एंड मे बी वो लोग उन रास्तों का इस्तेमाल करते होंगे जब भी वो लोग फॉरेस्ट में ट्रेवल करते थे। बट यूरोपियंस को वो रास्ते नहीं दिखाई देते थे। यूरोपियंस इमेजिन द फॉरेस्ट कट डाउन रिप्लेस्ड बाय कॉर्नफील्ड्स, यानी कि जब यूरोपियंस फॉरेस्ट की तरफ देखते थे, देन वो लोग ये देखते थे कि हम फॉरेस्ट को कट डाउन करेंगे एंड फॉरेस्ट की जगह पे हम उसको कॉर्नफील्ड से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हम खेत बनाएंगे और फिर खेत में हम कॉर्न उगाएंगे। सो जब यूरोपियंस फॉरेस्ट की तरफ देखते थे, देन उनको कॉर्नफील्ड्स नजर आता था, बट जब नेटिव्स फॉरेस्ट की तरफ देखते थे, देन उन्हें रास्ते दिखाई देते थे। जेफरसन ड्रीम वाज अ कंट्री पॉपुलेटेड बाय यूरोपियंस विद स्मॉल फार्म। सो जेफरसन कौन है? यूएसए के जो थर्ड प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था थॉमस जेफरसन। सो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बता रखा है। सो जेफरसन का जो ड्रीम था, जो सपना था, वो ये था कि वो एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे थे जो कि पॉपुलेटेड हो बाय द यूरोपियंस, यानी कि वो चाहते थे कि अमेरिका जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अब यूरोपियंस रहे, यूरोपियंस का वहाँ पे पॉपुलेशन हो विथ स्मॉल फार्म्स, यानी कि हर एक यूरोपियंस के पास अपना खुद का छोटे छोटे खेत हो। The natives who grew crops for their own needs, not for sell and profit, and thought it wrong to own the land, could not understand this. यानी कि जो नेटिव लोग थे, जो मूल निवासी थे अमेरिका के, वो लोग जब भी कल्टीवेशन करते थे, जब वो लोग क्रॉप्स को उगाते थे, देन वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने नीड्स के लिए, ज़रूरतों के लिए क्रॉप्स को उगाते थे। उनका जो मेन पर्पस वो सेल करना या फिर प्रॉफिट कमाना नहीं होता था। वो लोग क्रॉप्स को उगा के बेचते नहीं थे, प्रॉफिट, लाभ नहीं कमाते थे। सो उन लोगों का ये मानना था कि लैंड को ओन करना, लैंड को अपना बनाना, ये बहुत ही गलत बात है। सो नेटिव्स को ये समझ में नहीं आता था कि यूरोपियंस के मन में इतना ज़्यादा क्यों लालच है, वो लोग क्यों लैंड को ओन करना चाहते हैं, क्यों वो लोग फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं और लार्ज फार्म्स बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, इतने लार्ज अमाउंट में क्यों प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतने लार्ज अमाउंट में क्यों कल्टीवेशन कर रहे हैं। उनको नहीं पता था कि जो यूरोपियंस है वो लार्ज अमाउंट में कल्टीवेशन कर रहे हैं फॉर सेल, यानी कि उनको बेचने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। सो उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, एंड जेफरसन के व्यू में, उनके नज़रिए में यही चीज़ उनको अनसिविलाइज्ड बनाता था, यही चीज़ उनको असभ्य बनाता था। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बताया था कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन लोग सिविलाइज्ड है और कौन लोग अनसिविलाइज्ड है।
यूरोपियंस के अकॉर्डिंग जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो लोग सेल करके बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं, वे लोग सिविलाइज होते हैं। बट नेटिव्स जो थे वो अपने से ज़्यादा नेचर के बारे में सोचते थे। भले ही वो लोग लिटरेट नहीं थे, भले ही उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि वो लोग नेचर के साथ इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे, नेचर से इतने ज़्यादा क्लोज थे कि वो लोग लैंडस्केप को एंड जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है, उसको ऐसे पढ़ लेते थे जैसे कि एक लिटरेट पर्सन किसी टेक्स्ट को पढ़ रहा है। यानी कि वे वेदर को और लैंडस्केप को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा जो लैंड है वो किस टाइप के कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल है, आज का वेदर क्या होने वाला है, कब बरसात, कब बारिश एंड कब धूप देने वाला है। सो इन सब चीज़ों का उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था। फिर यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स गिवन है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं। सो इसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर हमें यूएसए का मैप गिवन है। सो ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ऊपर में आप कनाडा का रीजन देख सकते हैं और इसके नीचे पार्ट में आप मैक्सिको का रीजन देख सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। The countries that are known as Canada and United States of America came into existence at the end of the 18th century। यानी कि ये जो दो कंट्रीज है जिसको आज हम लोग कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के नाम से जानते हैं, ये दोनों कंट्रीज का एग्जिस्टेंस करीब 18th सेंचुरी के एंड में होता है। यानी कि आज के जो दो बहुत ही बड़े कंट्रीज है उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो करीब 18th सेंचुरी के एंड में होता है। At that time, they occupied only a fraction of the land they now cover। यानी कि आज के टाइम पीरियड में यूएसए एंड कनाडा जितने बड़े लैंड मास को कवर करके बैठा हुआ है, उस टाइम पीरियड में यानी कि प्रीवियस टाइम में वो उस एरिया का बस एक फ्रैक्शन यानी कि एक हिस्सा में ही बस उनका कब्जा हुआ करता था। Over the next 100 years, they extended their control over more territory to reach their present size। यानी कि over the next 100 years, फिर बाद के 100 years तक ये दोनों जो कंट्रीज था यूएसए एंड कनाडा, ये दोनों कंट्रीज अपना कंट्रोल को एक्सटेंड करता है, अपने कब्जे को और ज़्यादा फैलाता है ओवर मोर टेरिटरी टू रीच देयर प्रेजेंट साइज। सो आज के टाइम पीरियड में अमेरिका का एंड कनाडा का जो प्रेजेंट साइज है वो मेनली उन्होंने 100 years के टाइम पीरियड में अपना जो कंट्रोल है उसको फैलाकर बढ़ाया है। लार्ज एरियाज वेर एक्वायर्ड बाय द यूएसए बाय परचेस। यानी कि यूएसए ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हिस्सा है लार्ज एरिया को उन्होंने मेनली परचेस करके यानी कि खरीद कर ऑक्युपाइड किया है। दे बॉट लैंड इन द साउथ फ्रॉम फ्रांस। यानी कि यूएसए का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट को मेनली उन्होंने फ्रांस से खरीदा है एंड फ्रॉम रशिया, रशिया से उन्होंने अलास्का रीजन को खरीदा है एंड बहुत सारे रीजन को वार करके यानी कि युद्ध करके भी उन्होंने जीता है। मच ऑफ द सदर्न यूएसए वाज ओन फ्रॉम मैक्सिको। यूएसए का ज़्यादातर जो सदर्न रीजन है वो मेनली उन्होंने जीता है फ्रॉम मैक्सिको। सो इसको और एक बार मैं आपको मैप के हेल्प से भी समझा दूंगी, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। It did not occur to anyone that the consent of the natives living in this area should have been asked। यानी कि इतने सारे जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस अमेरिका में बस रहे थे, अमेरिका में अपना जो है एक सेटलमेंट को स्टेबलाइज कर रहे थे एंड उसके साथ साथ वो लोग अमेरिका के लैंड को खरीद रहे थे, बेच रहे थे, जो कि उनका खुद का लैंड नहीं था। पूरा जो अमेरिका का जो एरिया था वो तो नेटिव्स का था, बट नेटिव्स के परमिशन के बिना वो लोग इतना सब कुछ कर रहे थे। सो किसी भी यूरोपियंस के मन में एक बार भी ये फीलिंग नहीं हुआ कि एक बार हम नेटिव्स का परमिशन ले लिए, एक बार हम उनकी अनुमति ले लिए, उनकी मर्जी ले ले, हम उन्हीं के लैंड्स को बेच रहे, खरीद रहे, प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट किसी ने भी जो नेटिव्स है उनके बारे में नहीं सोचा एंड उन्हें उन्हीं के लैंड से डिस्प्लेस कर दिया, उन्हें उन्हीं के लैंड से जाना पड़ा दूर के एरियाज में। The western frontier of the USA was a shifting one। यानी कि यूएसए का जो वेस्ट साइड का फ्रंटायर था, फ्रंटायर यानी कि सीमा या फिर सरहद, सो यूएसए का जो वेस्ट साइड का फ्रंटायर था वो शिफ्टिंग वन था। शिफ्टिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो रहा था। And as it moved, the natives were also forced to move back। यानी कि मान लीजिए कि ये यूएसए है, यूएस उस टाइम पे बस ईस्टर्न साइड का जो छोटा सा रीजन था वहीं तक सीमित था। ये जो पूरा रीजन है ये यूएसए ने खरीद कर या फिर वार से लड़कर जीता है, जो कि अभी हमने पढ़ा।
सो यूएसए का जो वेस्टर्न फ्रंटायर था, वेस्ट का जो सीमा था वो शिफ्टिंग वन था। शिफ्टिंग वन से यहाँ पे मतलब है वो बार बार शिफ्ट कर रहा था। सो जब भी यूएसए का वेस्टर्न फ्रंटायर शिफ्ट कर रहा था, इसकी वजह से जो वहाँ पे नेटिव्स रहते थे उनको भी अपने प्लेस को छोड़ के पीछे की तरफ जाना पड़ा था। सो मान लीजिए कि यहाँ तक यूएसए था, फिर और ज़्यादा लैंड को उन्होंने कैप्चर किया और ज़्यादा लैंड को उन्होंने खरीदा, तो उनका जो वेस्टर्न फ्रंटायर था वो बढ़ गया, यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ पे जो नेटिव्स रहते थे उनको फोर्सफुली और दूर जाना पड़ा। सो ऐसे ऐसे करके यूएसए अपना जो सरहद है वो बढ़ाती रही, एंड जो नेटिव्स थे वो धीरे धीरे वेस्टर्न साइड की तरफ मूव होते गए। सो यूएसए ने ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ये जो पूरा एरिया है उसको कवर कर लिया, एंड नेटिव्स का तो नामो निशानी मिट गया। नेटिव्स अब मान लीजिए कि उनका जो अपीयरेंस था वो खत्म ही हो गया लगभग। एंड आज के टाइम पीरियड में अमेरिका के जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो बेसिकली यूरोपियंस ही है। यूरोपियंस ही अमेरिका में आके बसे, एंड उन्होंने फिर अपना कंट्रीज वगैरह फॉर्म किया। सो इस चीज़ को मैं और एक बार आपको मैप की हेल्प से भी समझा देती हूँ। सो ये है यूएसए का मैप। सो पहले बस इतने ही रीजन को यूएसए कैप्चर करके रखा था, बट धीरे धीरे वो फिर वेस्टर्न साइड की तरफ बढ़ते गए। जैसा कि हमने पढ़ा, उन्होंने साउथ का जो रीजन था उसको फ्रांस से खरीदा, एंड फिर ऊपर का जो रीजन था वो भी उन्होंने रशिया से खरीदा, एंड वार करके उन्होंने मैक्सिको से ये जो ज़्यादातर सदर्न का रीजन है इसको खरीदा, एंड धीरे धीरे उनका जो फ्रंटायर था वो वेस्ट की साइड बढ़ते गया। एंड आज के टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा लैंडमास को यूएसए कवर करता है। सो विद दिस ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। The landscape of America changed drastically in the 19th century. So अमेरिका का जो लैंडस्केप था वो ड्रास्टिकली चेंज होते गया 19th सेंचुरी के दौरान, जो कि अभी हमने पढ़ा कि कैसे अमेरिका का मैप जो है वो धीरे धीरे चेंज होते गया, क्योंकि उनका जो वेस्टर्न फ्रंटायर था वो था शिफ्टिंग वन। धीरे धीरे वेस्ट का जो फ्रंटायर था वो शिफ्ट होते गया। सो अमेरिका का जो मैप था वो चेंज होते होते आज के प्रेजेंट साइज का जो मैप है वो बन गया। सो 19th सेंचुरी के दौरान अमेरिका का लैंडस्केप में बहुत सारे चेंजेस हुए। सो यूरोपियन जिस तरह से लैंड को ट्रीट करते थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता था फ्रॉम दैट ऑफ द नेटिव्स। यानी कि नेटिव्स अपने लैंड को जिस तरह से ट्रीट करते थे एंड यूरोपियन जिस तरह से लैंड को ट्रीट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। Some of the migrants from Britain and France were younger sons who could not inherit their father's property and therefore were eager to own land in America. So अब इस टॉपिक में मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन लोग थे जो यूरोप को छोड़कर अमेरिका सेटल हो रहे थे। यानी कि वो कौन यूरोपियंस थे, कैसे लोग थे वो जिन्होंने अपने लैंड को छोड़ दिया, अपने कंट्री को छोड़ दिया, एंड दूसरे ही कंट्री को अपना कंट्री बनाने चल बसे, एक दूसरे ही लैंडमास में रहने चल बसे। सो किसी भी पर्सन के लिए ये आसान नहीं होगा कि अपने खुद के होमलैंड को छोड़ना, अपने खुद के कंट्री को छोड़ना। सो क्या वो रीज़न थे जिसकी वजह से यूरोपियंस अपने लैंड को छोड़ के अमेरिका जा रहे थे? सो एक रीज़न तो हमने पहले ही देख लिया, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। कुछ यूरोपियंस के जो ग्रुप थे वो लोग क्रिश्चियनिटी के अलग सेक्ट से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और अत्याचार होता था, एंड इसीलिए वो लोग अमेरिका पहुंच गए। सो एक रीज़न तो हमने देख लिया। अब इस टॉपिक में हम लोग और भी रीज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्या वो रीज़न थे एंड कौन वे लोग थे जो कि बेसिकली यूरोप को छोड़ के अमेरिका सेटल होने के लिए गए थे। सो इस टॉपिक को प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सो ब्रिटेन एंड फ्रांस के जो माइग्रेंट्स थे, यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस में जो लोग रहते थे, माइग्रेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं। सो ब्रिटेन के जो रहने वाले लोग थे, जो निवासी थे, वो लोग ब्रिटेन एंड फ्रांस को छोड़ के अमेरिका पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे? सो बेसिकली ब्रिटेन एंड फ्रांस के जो माइग्रेंट्स थे वे लोग यंगर सन थे। यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस के जो लोग थे जो कि ब्रिटेन को छोड़कर फ्रांस को छोड़कर अमेरिका गए थे, वो लोग अपने फैमिली के यंगर सन थे, छोटे बेटे थे, एंड मे बी छोटे बेटे होने के कारण जो फादर्स की प्रॉपर्टी उन्हें मिलनी चाहिए वो चीज़ उन्हें नहीं मिली। इसीलिए लैंड की तलाश में, प्रॉपर्टी की तलाश में वो लोग अमेरिका चले जाते हैं। देयरफॉर दे वर एगर टू ओन लैंड इन अमेरिका। वो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं अमेरिका में लैंड को ओन करने के लिए। सो एक पॉइंट हमें ये मिला कि वे लोग जिनको अपने फादर की प्रॉपर्टी नहीं मिली यूरोप में, वे लोग यूरोप को छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं प्रॉपर्टी के लोभ में, प्रॉपर्टी के लालच में, लैंड के लालच में। Later there were waves of immigrants from countries like Germany, Sweden and Italy.
सो ये जो माइग्रेशन का कहानी है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी लोग माइग्रेट हो रहे थे फ्रॉम द कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन एंड इटली। सो इन लोगों का माइग्रेशन का क्या कारण था, ये लोग क्यों माइग्रेट हो रहे थे अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में? सो ये लोग बेसिकली ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने लैंड को लॉस्ट कर दिया है टू बिग फार्मर्स, यानी कि बिग फार्मर्स के द्वारा उनके लैंड को ले लिया गया है, एंड इसीलिए वो लोग अपना खुद का फार्म, खुद का खेत चाहते थे, एंड इसीलिए वो लोग अमेरिका जा रहे थे। वांटेड फार्म्स दे कुड ओन, यानी कि उन्हें अपना खुद का खेत चाहिए था, उन्हें अपना खुद का लैंड चाहिए था, एंड इसीलिए वो लोग अमेरिका जा रहे थे। People from Poland were happy to work in the prairie grassland which reminded them of the steps of their homes। यानी कि पोलैंड के भी बहुत सारे लोग अमेरिका गए थे, एंड इवन वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अमेरिका के प्रेरी ग्रासलैंड में काम करके। सो प्रेरी ग्रासलैंड बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत ही लार्ज एंड फ्लैटी ग्रासी लैंड है, उसको प्रेरी ग्रासलैंड कहा जाता है। सो वहाँ पे उस ग्रासलैंड में काम करके वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जहाँ पे वो लोग पहले रहते थे, यानी कि पोलैंड में भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है, ऐसे बहुत सारे मैदान है, ग्रासलैंड है। सो जब वो लोग अमेरिका में ऐसे ग्रासलैंड को देखते थे, देन उन्हें अपने होम टाउन की याद आ जाती थी। सो वो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, क्योंकि पोलैंड में भी ऐसे ग्रासलैंड उन्हें मिलते थे, एंड अमेरिका में भी उन्हें सेम ग्रासलैंड्स देखने को मिल रहा है। देन वो लोग हैप्पीली वहाँ पे काम करते थे। साथ ही वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि वो लोग बहुत ही कम प्राइस में अमेरिका में बहुत सारे लैंड को बाय कर सकते थे, बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टीज वो लोग बाय कर सकते थे। दे क्लियर लैंड एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर, इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप्स व्हिच कुड नॉट ग्रोन इन यूरोप एंड देयरफॉर कुड बी सोल्ड देयर फॉर प्रॉफिट। यानी कि वो लोग अमेरिका जाते थे, अमेरिका के फॉरेस्ट को क्लियर करते थे, एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप करते थे, कल्टीवेशन करते थे, एंड साथ ही वो लोग ऐसे क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते थे, ऐसे क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते थे जो कि यूरोप में नहीं उगता था, जैसे कि राइस हो गया या फिर कॉटन हो गया। सो ये जो लोग थे वो लोग बेसिकली अमेरिका में ऐसे ऐसे क्रॉप्स उगाते थे जो कि यूरोप में नहीं उगता था, एंड फिर अमेरिका में क्रॉप्स उगा के वो लोग यूरोप में प्रॉफिट में बेचा करते थे। सो इससे उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता था। सो ये जो यूरोपियन कल्टीवेटर्स होते थे, यानी कि वे लोग जो अमेरिका में पहुंचकर कल्टीवेशन कर रहे थे, सो ये लोग अपने बड़े बड़े खेतों को वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए, जैसे कि उल्स हो गया यानी कि भेड़िया और माउंटेन लायंस, सो अपने खेतों को वाइल्ड एनिमल्स से, जंगली पशुओं से बचाने के लिए वो लोग एनिमल्स की हंटिंग करते थे। इतना ज़्यादा वो लोग शिकार करते थे कि जब तक ये जो एनिमल्स है उनका एक्सटिंक्शन ना हो जाए, यानी कि ये एनिमल्स जब तक लुप्त ना हो जाए तब तक हम लोग इसकी हंटिंग करेंगे, एंड हंटिंग करके ही हम अपने जो फार्म है उसको प्रोटेक्ट रख सकते हैं। बट जब 1873 में बार्ब्ड वायर यानी कि कांटेदार वायर का इन्वेंशन होता है, देन वो लोग टोटली सिक्योर फील करते हैं। यानी कि फिर जब कांटेदार तारों का इन्वेंशन हुआ 1873 में, सो उस तार के हेल्प से वो लोग अपने फार्म को प्रोटेक्ट करते थे, चारों तरफ तार बिछा देते थे ताकि वाइल्ड एनिमल्स वहां पे घुस ना सके, एंड फिर उन्हें हंटिंग करने का भी जरूरत नहीं पड़ता था। फिर बता रखा है दैट द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न रीजन वाज टू हॉट फॉर यूरोपियंस टू वर्क आउटडोर्स। अमेरिका के सदर्न रीजन में जो क्लाइमेट होता था, जो वेदर होता था, वो इतना ज़्यादा हॉट था, वो इतना ज़्यादा गर्मी वाला वेदर था कि यूरोपियंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी बाहर जाकर काम करना। And the experience of South American colonies had shown that the natives who had been enslaved had died in large number. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरोपियंस कितने ज़्यादा क्रूएल थे, कितने ज़्यादा दुष्ट थे। सबसे पहले थे उन्होंने नेटिव्स लोगों के ज़मीनों को मतलब कि छीन लिया, वो लोग उन्हीं के ज़मीन में रहने लगे बिना उनके परमिशन के, एंड इवन ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है वो यूरोपियंस ने ही ऑक्युपाइड कर लिया, कल्टीवेशन कर रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे, एंड जो नेटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में हो चुके थे। एंड इवन वो लोग इतना सब कुछ करके भी खुश नहीं थे, उन लोगों का जो मन का लालच था वो और बढ़ते जा रहा था। यूरोपियंस क्या कर रहे थे, यूरोपियंस अब नेटिव लोगों को स्लेव बना रहे थे, यानी कि उनके गुलाम बना रहे थे ताकि वो लोग उनके खेतों में काम कर पाए, एंड गुलाम बनाने के कारण बहुत सारे नेटिव्स की डेथ हो जाती है लार्ज नंबर में।
प्लांटेशन ओनर्स देयरफॉर बॉट स्लेव्स इन अफ्रीका। सो यहाँ पे तो यूरोपियंस ने हद ही पार कर दिया। एक तो वो लोग नेटिव्स को स्लेव बना रहे थे। सो स्लेव बनने के कारण जब नेटिव्स की मृत्यु हो गई, जब अमेरिका के मूल निवासियों की मृत्यु हो गई, देन वो लोग गिल्टी फील करने की बजाय वो लोग अफ्रीका से गुलाम मंगा रहे थे, वो लोग अफ्रीका से स्लेव मंगा रहे थे ताकि वो लोग उनके लिए काम कर सके। यानी कि अब वो लोग स्लेव ट्रेड के प्रैक्टिस को अमेरिका में भी कर रहे थे। Protests by the anti-slavery groups led to a ban on slave trade, but the Africans who were in the USA remained slave as did their children। यानी कि फिर एंटी स्लेवरी ग्रुप्स के द्वारा, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो कि स्लेव्स के अगेंस्ट थे, स्लेवरी के अगेंस्ट थे, सो ऐसे ग्रुप्स के द्वारा जब प्रोटेस्ट किया गया, जब विद्रोह किया गया, देन स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया गया, स्लेव ट्रेड को बंद कर दिया गया। बट जो अफ्रीकन्स ऑलरेडी यूएसए में थे, जो अफ्रीकन्स पहले ही यूएसए में थे, जो स्लेव्स के रूप में यूएसए पहुंच चुके थे, वो लोग तो वहाँ पे स्लेव्स के रूप में ही रहते हैं। एंड इवन वो उनकी जब डेथ हो जाती है एंड उनके जो बच्चे होते हैं, वो लोग को भी स्लेव्स बनाया जाता है। The northern state of the USA, where the economy did not depend on plantation, argued for ending slavery, which they condemned as an inhuman practice। यानी कि अगर हम यूएसए के नॉर्थन स्टेट की बात करें, सो यूएसए का जो नॉर्थन स्टेट था, उस एरिया का जो इकोनॉमी था, उस एरिया का जो अर्थव्यवस्था था, वो बेसिकली प्लांटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। दैट मीन्स वो स्लेवरी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि प्लांटेशन में कौन काम करते थे? स्लेव्स काम करते थे। सो इसीलिए यूएसए के नॉर्थन स्टेट ने ये आर्ग्यू किया, ये बोला कि हमें स्लेवरी को एंड करना चाहिए अमेरिका में। एंड साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्लेवरी एक बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है, एक बहुत ही क्रूएल प्रैक्टिस है, एक बहुत ही कठोर प्रैक्टिस है। And in 1861 and in 1865 there was a war between the state that wanted to retain slavery and those supporting abolition। यानी कि 861 and 65 के बिटवीन में एक बहुत ही बड़ा वार होता है उन लोगों के बीच में जो चाहते थे कि स्लेवरी को रिटेन किया जाए, यानी कि स्लेवरी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू किया जाए, और उन लोगों के बीच में जो कि चाहते थे कि स्लेवरी को एबोलाइज किया जाए, स्लेवरी को एंड किया जाए। सो इन दो स्टेट्स, इन दो ग्रुप्स के बीच में एक वार होता है 1861 एंड 1865 के बीच में। एंड द लेटर ओन, यानी कि वे लोग जो सपोर्ट करते थे एबोलाइजेशन को, जो चाहते थे कि स्लेवरी एंड जो स्लेव ट्रेड है वो बंद कर दिया जाए, एबोलाइज कर दिया जाए, वो लोग जीत जाते हैं इस वार को। स्लेवरी को फिर एबोलाइज कर दिया जाता है। So it was only in the 20th century that the African Americans were able to win the battle for civil liberties। यानी कि फिर 20th century में ही जो अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं, वो लोग सिविल लिबर्टीज के लिए जो एक बैटल लड़ रहे थे उसको विन करते हैं। यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, वो लोग नागरिक स्वतंत्रता चाहते थे, एक नागरिक के रूप में स्वतंत्रता चाहते थे। सो वो लोग उस टाइम पीरियड में बैटल कर रहे थे। सो वो लोग 20th सेंचुरी में वो बैटल भी जीत जाते हैं। एंड सेग्रीगेशन बिटवीन वाइट्स एंड नॉन वाइट्स इन स्कूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज एंडेड। सो सेग्रीगेशन का मतलब होता है कीपिंग पीपल अपार्ट, लोगों को दूर रखो। किन लोगों को? वाइट्स को एंड नॉन वाइट्स को। सो मेनली स्कूल्स में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वाइट्स एंड नॉन वाइट्स के बीच में सेग्रीगेशन होता था। यानी कि स्कूल्स में वाइट के लिए दूसरा स्कूल, नॉन वाइट के लिए दूसरा स्कूल, जो ब्लैक पीपल होते हैं उनके लिए दूसरा स्कूल या फिर दूसरा क्लासरूम होता होगा। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो वाइट लोग हैं उनके लिए अलग ट्रांसपोर्ट होता था एंड जो नॉन वाइट है उनके लिए अलग ट्रांसपोर्ट होता था। सो ये जो सेग्रीगेशन प्रैक्टिस हो रहा था उसका भी एंड हो जाता है 20th सेंचुरी में। द कैनेडियन गवर्नमेंट हैड अ प्रॉब्लम which was not to be solved for a long time and which seemed more urgent than the question of the natives। यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था जो कि सॉल्व नहीं होता है बहुत ही लंबे टाइम तक। एंड ये जो प्रॉब्लम था ये इवन नेटिव्स के प्रति जो क्वेश्चन था उनसे भी अर्जेंट था। So in 1763 Canada had been owned by the British after a war with France। सो 1763 में कनाडा को जीत लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा जब एक फ्रांस के साथ वार होता है। द फ्रेंच सेटलर्स रिपीटेडली डिमांड ऑटोमेनियस पॉलिटिकल स्टेटस। एंड जो फ्रेंच सेटलर्स होते हैं वो रिपीटेडली यानी कि बार बार ऑटोमेनियस पॉलिटिकल स्टेटस का डिमांड करते हैं, यानी कि उन्हें ऑटोमेनी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सेल्फ गवर्निंग पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए। इट वाज ओनली इन 867 दैट दिस
problem was solved by organizing Canada as a confederation of autonomous state. एंड ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम था ये सॉल्व होता है 1867 में, जब कनाडा को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स के रूप में. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फिफ्थ टॉपिक. बहुत ही लेंथी टॉपिक था इसलिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा बन गया, बट एक्सप्लेनेशन वाज नीडेड, इसलिए मैं बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको हर एक लाइन समझ में आए. एंड जो भी क्वेश्चन आए इस पूरे चैप्टर से आप लोग हर एक क्वेश्चन को लिख लो. So rest of the topic we will discuss in our next video. So if you like my way of explanation, then please like my video, share my video with all your friends and comment me down कि आपको मेरा explanation कैसा लगा. साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and please press the bell icon ताकि आपको notification मिलता रहे. So see you soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.